हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कक्षा 7वीं का अध्याय 1 पादपों में पोषण, जो कि एटगेट पुस्तक में जिसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, हम उनके प्रश्न हैं जो उनको सॉल्व करेंगे। हम अध्याय 1 जो पादपों में पोषण है ये पहले ही पढ़ चुके हैं। अब उसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको जो एटगेट पुस्तक में दिए गए हैं उनके आंसर हैं जो उनको देखते हैं कि उनको कैसे हमें लिखना है। अभ्यास कार्य के हम पहले ही लिख चुके हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि इसमें जो पहला प्रश्न के रूप में जो दिया गया है, सही जोड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। इसको हम मिलाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे सूर्य से हमें क्या मिलता है, तो सूर्य से हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसको सूर्य के प्रकाश से हम मैच कर देंगे। जड़ों से क्या मिलता है, जड़ों से पौधों को पानी एवं पोषक तत्व हैं जो वो मिलते हैं। पत्तियों से, पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो पाया जाता है, तो हम इसको क्लोरोफिल से मैच कर देंगे। और वायुमंडल से पौधों को है जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, इसलिए इसको CO2 से हम मैच कर देते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न है जो प्रश्न 1 है, उसमें सही विकल्प चुनकर हमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो दिया गया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जल, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद का युग्म है। तो हम देख चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन है जो ये उत्पाद बनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है कि बूझो ने टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम में ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं। वह पौधा छोटे छोटे कीटों का शिकार करता है। बूझो जानना चाहता है कि वह पौधा कौन सा है। तो वह पौधा होगा घटपर्णी, या जिसे कि नेपेंथस भी बोला जाता है। तो घटपर्णी या नेपेंथस, ये जो पौधा है इसकी पत्तियां घड़े के आकार की होती हैं और इसमें जो कीड़े हैं, कीट हैं, वो आकर्षित होकर आते हैं और उसके अंदर जो रोम पाए जाते हैं उनमें फंस जाते हैं। ये हम पहले ही देख चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है, विकल्प है, वो है कि जल की कमी वाले क्षेत्र के पौधे जैसे कि नागफनी की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग द्वारा होता है। तो ऐसे पौधे हैं जो जिनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, उनका जो तना होता है वो हरा रहता है, इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो तने के द्वारा होती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तना द्वारा। प्रश्न है वो है कि रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के रूप में काम में आती है और उसकी जो लकड़ी है उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो ऐसा जो पौधा है वो खेजड़ी का पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है? खेजड़ी का पौधा, क्योंकि इसकी सब्जी भी बनाई जाती है इसकी फलियों की, और इसकी जो छाल है दवा के रूप में काम में आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। अगला हमारा जो विकल्प है वो है कि मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हुई हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। बताओ कि मैं कौन हूँ। तो ये हमने पढ़ा था कि ये जो कोशिकाएं हैं वो जाइलम से बनी होती हैं, जो जल और पोषक तत्व हैं पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला जो हमारा रिक्त स्थान है उसमें पूछा गया है कि ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादप पोषण के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो ऐसे पौधे क्या करते हैं? परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो इसमें भरेंगे हम परपोषी प्रणाली।
पहला जो खालिस्तान है उसमें हमें भरना है कि ऐसे पौधे जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, वो परपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो ये पहले खालिस्तान में हम भरेंगे। दूसरा जो खालिस्तान है, हमसे पूछा गया है कि अमरबेल का पौधा होते हुए भी अन्य पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अमरबेल एक कैसा पौधा है? तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है। अमरबेल कैसा है? एक परजीवी पौधा, क्योंकि ये दूसरे पौधों पर जीवित रहता है, इसलिए अमरबेल कैसा पौधा है? एक परजीवी पौधा है। अगले खालिस्तान में हमसे पूछा गया है कि वायुमंडल में मुख्यतः खालिस्तान द्वारा पादप CO2 प्राप्त करते हैं। तो वायुमंडल से मुख्यतः किसके द्वारा जो पौधे हैं CO2 प्राप्त करते हैं? तो पौधे हैं जो पत्तियों के द्वारा CO2, जिसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा खालिस्तान है उसमें हमसे पूछा गया है कि सहजीवी अपना आवास एवं खालिस्तान एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो आवास, जो सहजीवी पौधे होते हैं वो अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बांटते हैं और अपना सहजीवी संबंध है वो बनाते हैं। अगला जो खालिस्तान है, हमसे पूछा गया है कि सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य। इसके बाद जो हम इसमें है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। चलिए तो हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें कि पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है कि क्या हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के बिना अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो चलिए हम देखते हैं कि जो हरे पौधे हैं सूर्य के प्रकाश के बिना भोजन का निर्माण बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो सूर्य प्रकाश का ही संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही जल एवं CO2 की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं और प्रकाश ऊर्जा को भोजन के रूप में संचित करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है, जो कि है स्वयं संश्लेषित विधि से क्या अभिप्राय है? देखिए स्वयं संश्लेषित विधि है, जो स्वयं संश्लेषित मतलब अपने आप जो भोजन का संश्लेषण करते हैं, तो इससे अभिप्राय हमारा होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है वो किस में होती है? पौधों में होती है, और पौधे ही केवल स्वापोषी जीव हैं। स्वापोषी जीव हैं, इसलिए केवल पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसलिए स्वयं संश्लेषित विधि से अभिप्राय हमारा है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से। तो इसमें हम बता सकते हैं कि स्वयं संश्लेषित विधि से अभिप्राय पादपों द्वारा भोजन बनाने की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से है, क्योंकि एकमात्र पादप ही ऐसे सजीव हैं जो प्रकाश ऊर्जा का संश्लेषण भोजन के रूप में कर सकते हैं। अन्य कोई सजीव इस पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो वो है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो इसका आंसर तो हम खालिस्तान में भी पहले भी देख चुके हैं अभी। तो जड़ द्वारा जो अवशोषित जल एवं खनिज हैं वो जाइलम ऊतक द्वारा बनाई गई वाहिकाओं के द्वारा पत्ती के अन्य भागों में और पौधे के जो पत्ती तक और पौधे के अन्य भागों में भी पहुंचते हैं। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक द्वारा बनाई गई वाहिकाओं के द्वारा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, बूझो जानना चाहता है कि मृत जीवी में प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ना ही ये हरे पादप के समान होते हैं, तो फिर ये अपने जीवन यापन हेतु पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? तो देखिए जो मृत जीवी होते हैं वो मृत और सड़ने वाली जो वस्तुएं होती हैं, सड़ने गलने वाली वस्तुएं अर्थात जैविक पदार्थ होते हैं, जो जब वो सड़ते हैं तो उन पर ये क्या करते हैं? पाचक रस स्रावित कर देते हैं और उसे ब्ले के रूप में बदल देते हैं, और इसी ब्ले को जो मृत जीवी होते हैं भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है
वो है कि शैवाल कैसे बनते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, जो शैवाल हैं वो कुछ जो जीव हैं उनकी वृद्धि के कारण बनते हैं, और ये पाए कहाँ जाते हैं, ये हमने सामान्यतः देखा है गीली दीवारों पर, तालाब और जो रुका हुआ जल होता है उसके आसपास ये जो शैवाल हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला जो प्रश्न है, ये यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत हुई है। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि कुछ पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों का भी संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक जो नाइट्रोजन है पौधे किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हमने जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखी थी उसमें हमने उत्पाद के रूप में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट देखा था, लेकिन जो पौधे होते हैं भोजन के सभी पोषक तत्वों का संश्लेषण करते हैं। उनमें से जो प्रोटीन है उसका संश्लेषण भी करते हैं, वसा का भी, सभी पोषक तत्वों का संश्लेषण करते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि जो पौधे हैं प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करते हैं, और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाइट्रोजन की। और जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में पाई तो जाती है 78%, सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, लेकिन फिर भी जो पौधे हैं 78% होते हुए भी पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को सीधे ही उपयोग नहीं कर सकते हैं। ना पौधे कर सकते हैं, ना ही मनुष्य कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है वो होती है, क्योंकि जब नाइट्रोजन होगा तभी प्रोटीन का संश्लेषण होगा। अब जब उपयोग ही भी नहीं कर पाएंगे तो प्रोटीन संश्लेषण कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो राइजोबियम जीवाणु, एक हमने जीवाणु पढ़ा था, तो जो राइजोबियम जीवाणु है ये है जो ये क्या करता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में बदल देता है। किस रूप में बदल देता है? विलेय रूप में बदल देता है। और इस विलेय अवस्था को जो पौधे हैं जड़ों के माध्यम से ले लेते हैं, और जब नाइट्रोजन पौधों को मिल जाती है तो क्या होता है कि जो पौधे हैं प्रोटीन का संश्लेषण आसानी से कर लेते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। इसके लिए राइजोबियम नामक जीवाणु जो कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, वह नाइट्रोजन को विलेय रूप में परिवर्तित कर देता है और पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं, और इसके बाद प्रोटीन का भी संश्लेषण आसानी से कर लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर स्वपोषण एवं विषम पोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जो स्वपोषी हैं, जो स्वपोषी जीव होते हैं उसमें ये स्वपोषण प्रणाली का उपयोग करते हैं। स्वपोषण मतलब अपने जो सजीव हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात पौधे जो कि क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की द्वारा भोजन का स्वयं संश्लेषण करते हैं, और इस प्रकार की जो विधि है स्वपोषण कहलाती है। और इस प्रकार के जो सजीव हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, और स्वपोषी में केवल पादप ही आते हैं। पादप ही एक ऐसे सजीव हैं जो कि स्वपोषण प्रणाली का उपयोग करके भोजन का संश्लेषण करते हैं। अब देखिए, इसके बाद विषमपोषी प्रणाली, ऐसे जीव अथवा पादप जो विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को विषम पोषण कहते हैं, और ऐसे सजीवों को विषमपोषी कहा जाता है। इसमें मनुष्य, जंतु, अमरबेल, कवक आदि आते हैं। तो इन्हें हम उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है जो हमारा, वो है कि यदि नागफनी के पौधे को ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र में लगाया जाए तो क्या होगा। तो इसका जो उत्तर है, आंसर होगा कि देखिए, नागफनी का जो पौधा है वो कहाँ के लिए अनुकूलित होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए। इसमें जो नागफनी का पौधा है उसकी जो तना है वो हरा हो जाता है, और उसकी जो पत्तियां हैं जल की हानि को रोकने के लिए क्या होती हैं,
कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। अब जब कांटों के रूप में रूपांतरित पत्तियां हो जाती हैं तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इसमें तने में होती है। हमें बताना है कि यदि नागफनी के पौधे को किसमें जलीय क्षेत्र में उगाया जाए तो क्या होगा। तो देखिए, यदि नागफनी के पौधे को जलीय क्षेत्र में उगाया जाएगा तो नागफनी के पौधे में उचित वृद्धि नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि नमी के कारण जो पौधा है उसकी जड़ें सड़ सकती हैं और जो पौधा है उसको नुकसान हो सकता है, कीटों का हमला भी हो सकता है, अन्य प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जो पौधा है उसकी मृत्यु हो जाए, वो जीवित ही ना रह पाए, क्योंकि जो नागफनी का पौधा है वो मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए अनुकूलित होता है, तो उसको ज़्यादा नमी या जलीय क्षेत्र वाले जो जलीय क्षेत्र है वो नुकसानदायक होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि बूझो अपने खेत में कुछ वर्षों से लगातार एक ही फसल की बुआई करता आ रहा है, उसके खेत की फसल पर प्रति वर्ष क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यदि कोई भी लगातार एक ही फसल को प्रति वर्ष उगाएगा तो जो उसके खेत में जो पोषक तत्व मौजूद होंगे उस फसल के लिए वो धीरे धीरे क्या होंगे, समाप्त होने लगेंगे, और जब ये समाप्त होने लगेंगे तो पोषक तत्वों की पूर्ति भी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, फसल चक्रण व्यवस्था के तहत प्रति वर्ष अलग अलग फसलें लगाई जाती हैं, जिससे कि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए, चित्र दिए हुए हैं इसमें 2 पत्तियों के, इसमें बताना है, चित्र को देखकर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पत्ती में होगी और क्यों होगी। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने पढ़ा हुआ है कि जिसमें हरी पत्तियों में जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो स्वाभाविक है जो कि हरी पत्ती है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि अन्य जो पत्तियां होती हैं, जैसे हमने देखा है अलग अलग पौधे कलर्ड होते हैं, जो रंगीन होते हैं, उनमें हमें दूसरे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग, जैसे ये पत्ती है लाल रंग में हमें दिखाई दे रही है, तो इसमें लाल वर्णक के द्वारा क्लोरोफिल का आच्छादन कर लिया गया है, ढक लिया गया है, इसलिए ये जो लाल रंग है ये प्रभावी है। तो हमें क्लोरोफिल नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें होता है। तो इस कारण से इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों पत्तियों में संपन्न होगी। हरे रंग की पत्ती में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण और लाल रंग की पत्ती में भी क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, इसे लाल रंग के अन्य वर्णक द्वारा आच्छादित कर लिया जाता है, अर्थात ढक लिया जाता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें भी होती है। चलिए, अगला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं, वो है कि राइजोबियम जीवाणु से आप क्या समझते हैं। क्या राइजोबियम जीवाणु, यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाए तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, राइजोबियम जीवाणु हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि जो राइजोबियम जीवाणु है क्या है, एक परपोषी जीवाणु होता है। कैसा जीवाणु होता है? एक परपोषी जीवाणु, जो कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और उनके साथ एक सहजीवी संबंध बनाता है। जो राइजोबियम जीवाणु है पौधों की जड़ों में रह करके उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो राइजोबियम जीवाणु पौधों को नाइट्रोजन देता है और पौधे राइजोबियम जीवाणु को रहने के लिए स्थान देते हैं और एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, हमें ये बताना है कि यदि राइजोबियम जीवाणु नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए आंसर हम देखते हैं कि राइजोबियम जीवाणु एक परपोषी जीवाणु है। राइजोबियम जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं और इनके साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करती हैं, विलेय रूप में बदल देते हैं। हमने अभी कुछ ही देर पहले देखा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, विलेय रूप में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, जिससे पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण पौधे कर लेते हैं। इस प्रकार से राइजोबियम जीवाणु का जो योगदान है प्रोटीन निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है। अब यदि यह जीवाणु नष्ट हो जाएगा
तो क्या होगा, नाइट्रोजन की मात्रा में कमी आएगी। जो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी और पौधों को जो नाइट्रोजन है वो मिल नहीं पाएगा और इस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन जो राइजोबियम जीवाणु है उसको यदि वो नष्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से मिट्टी पर, प्रोटीन निर्माण पर ये सारे प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है, इसमें चित्र दिया हुआ है, हमारे पास 3 चित्र दिए हुए हैं। इसमें क्या है, जो ब्रेड है, एक ब्रेड को लेकर के, सूखी ब्रेड को लेकर के इस जार में बंद कर दिया गया है और इस जार में नमी युक्त ब्रेड को डिब्बे के अंदर बंद कर दिया गया है और एक नमी युक्त ब्रेड को खुले डिब्बे में रखा गया है। अब इन तीनों चित्रों को देख करके हमें बताना है कि किस डिब्बे में ब्रेड में रोए जैसी संरचनाएं अर्थात फफूंद जल्द से जल्द दिखेगी और क्यों दिखेगी। तो देखिए, इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा कि ब्रेड पर उगने वाली रोए जैसी जो संरचनाएं हैं, संरचनाओं को फफूंद कहते हैं। हाँ, ये ठीक है। इसके बाद फफूंद उगने के लिए नमी एवं उष्णता की आवश्यकता होती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिब्बे में, यहाँ देखिए बंद नहीं आएगा, डिब्बे में, खुले डिब्बे में, कौन से डिब्बे में, खुले हुए डिब्बे में जो नमी युक्त ब्रेड रखी हुई है उसमें फफूंद अथवा रोए जैसी संरचनाएं अन्य 2 की अपेक्षा जल्दी से हमें दिखाई देंगी, क्योंकि सूखी ब्रेड में जो है नमी नहीं है और जो खुले डिब्बे में रखी हुई ब्रेड है उसमें नमी युक्त ब्रेड की नमी नहीं, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। देखिए, जो खुला यहाँ पर आएगा, खुले डिब्बे में जो नमी युक्त ब्रेड रखी हुई है उसमें फफूंद एवं रोए जैसी संरचनाएं जल्दी दिखेंगी, क्योंकि इसमें क्या है, जो ब्रेड में फफूंद उगने के लिए आवश्यक जो अनुकूलन है वो हमें खुले वाले डिब्बे में मिल जाता है। उपरोक्त नमी मिलती है, वायु से संपर्क हो जाता है और उष्णता भी दिखाई देती है। इस प्रकार से खुले डिब्बे में जो ब्रेड रखी हुई है उसमें फफूंद जैसी संरचनाएं हमें जल्दी से दिखाई देती हैं। चलिए अगला जो हमारा आंसर होगा, अगला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। अगला जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होने से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या है, पृथ्वी पर जीवन जीने का आधार है। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होती तो पौधे ही ना होते। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ही विभिन्न प्रकार के पौधे भोजन का संश्लेषण करते हैं और इसी भोजन पर या पौधों पर समस्त जीव चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से पोषण के लिए निर्भर हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो मानव जीवन का जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर मानव जीवन, पादप जीवन, सभी जीवन का अस्तित्व ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होने से मानव जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और मानव जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। चलिए हम देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि घटपर्णी पौधे का जो रंग है हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है, फिर भी ये जो पौधा है पोषण के लिए कीटों का भक्षण क्यों करता है। इसमें हमें ये बताना है कि जो घटपर्णी है, पिचर पादप है, उसमें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो फिर ये कीटों का भक्षण क्यों करता है। तो चलिए देखते हैं। वैसे तो घटपर्णी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पोषण करता है, परंतु कुछ पोषक तत्व जो कि इन्हें क्या होते हैं, मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए, उनको पूर्ति करने के लिए ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं और इन कीटों का उसी पादप के अंदर क्या होता है, पाचन हो जाता है और उसके जो पोषक तत्व हैं पौधे को क्या होते हैं, मिल जाते हैं। चलिए हम देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जो घटपर्णी पौधा किस प्रकार कीटों का भक्षण करता है, विस्तार से समझाइए। तो देखिए, जो घटपर्णी पौधा है, घटपर्णी पौधे की जो पत्तियां हैं वो क्या होती हैं, घड़े के आकार में बदल जाती हैं। इस प्रकार से कुछ बदल जाती हैं और इसका ऊपरी भाग कैसा, ढक्कन टाइप का बन जाता है, ढक्कन के आकार ले लेता है और जब कोई कीड़ा आता है
तो आकर्षित होकर जब कोई कीड़ा आएगा तो इस रोए जैसी संरचना में वो फंस जाता है और वहीं पर उसका पाचन हो जाता है और पौधे को आवश्यक जो न्यूट्रिशंस है, पोषक तत्व हैं, वो प्राप्त होने लगते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सारे प्रश्न हैं जो उनके उत्तर देख लिए हैं कि हमें उनको किस प्रकार से लिखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें हमें चित्र बनाना है जो कि पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, उसको देख कर के आप बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। यदि ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए हैं तो